नमस्कार साथियों, मैं जगदीश बिश्नोई राही आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल राही बायोलॉजी एंड पोएट्री पे। आज हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में तथा साथ में ही पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। एंड्रोशियम की एक इकाई यानी स्टेमन, पुंकेसर की बात करें तो इसमें 3 उप इकाइयाँ अपन देख रहे हैं। सबसे पहले एंथर यानी परागकोश, फिर फिलामेंट और दोनों को जोड़ने वाला योजी। यदि हम इस एंथर को इस प्रकार से ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस देखें तो ऐसी संरचना अपन को दिखती है। इसमें दिख रहा है कि 2 पालियाँ, कितनी पालियाँ? 2 पालियाँ दिख रही है। तो इस प्रकार के परागकोश को डाइथिकस कहा जाता है। और एक पाली के अंदर कितनी पोलन सैक है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। तो एक पाली के अंदर 2 पोलन सैक पाए जाते हैं। तो दोनों पालियों के अंदर कितने पोलन सैक हुए? 4। और इन पोलन सैक का दूसरा नाम है लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी? 4। इसलिए इसको कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो ये परागकोश या लघु बीजाणुधानी का जो प्रकार है वो है डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट। यह विकास 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट और नंबर 2 लेप्टो स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट और लेप्टो स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में क्या होता है? लघु बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में एक ही कोशिका भाग लेती है लघु बीजाणुधानी के विकास में। संपूर्ण विकास एक ही कोशिका से हो जाता है, उसको अपन लेप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। जबकि एक से अधिक यानी कोशिकाओं का समूह यदि लघु बीजाणुधानी के विकास में भाग ले तो उसे यू स्पोरेंजिएट टाइप का विकास कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं एपिडर्मिस, जो बाहर की सबसे बाहर की लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहेंगे। इस एपिडर्मिस के नीचे वाली कोशिकाएं यानी हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो साइज में बड़ी हो जाती है। कैसे? यह न्यूट्रिशन प्राप्त करके नंबर 1 साइज एनलार्ज कर लेती है। नंबर 2 इसका साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस हो जाता है, सघन हो जाता है, यानी जीव द्रव्य के जितने भी आवश्यक घटक हैं वो पास पास में आ जाते हैं और जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। इस स्थिति में ये कोशिका कहलाती है आर्की स्पोरियल सेल्स या प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में एक ही होगी, जबकि यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में ज़्यादा होगी, एक से अधिक होगी या कोशिकाओं का समूह होगा। यहाँ पर लघु बीजाणुधानी का विकास यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास होता है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट सवाल है, नीट में कई बार पूछा गया है। ये आर्की स्पोरियल सेल्स लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनाए, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? लघु बीजाणुधानी का विकास। लघु बीजाणुधानी का विकास अब होगा क्या? इस आर्की स्पोरियल सेल्स में क्या होगा? डिवीज़न होगा। कौन सा?
परिणत विभाजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे क्या होगा, दो कोशिकाएं बनेगी, बाहर की तरफ बनेगी प्राइमरी पेराइटल सेल और अंदर की तरफ बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले परिणत विभाजन क्या है? परिणत विभाजन इंग्लिश में कहेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन। यह है विभाजन हमेशा कोशिका की परिधि के समानांतर तल पर होता है। यानी एक कोशिका है, उसकी परिधि के समानांतर एक विभाजन तल बनेगा और कोशिका दो कोशिकाओं में जैसे ही बनेगी तो एक बाहर की तरफ परिधि की तरफ, दूसरी अंदर की तरफ बनेगी। इस प्रकार के विभाजन से लेयर्स यानी स्तर में वृद्धि होती है, स्तर में वृद्धि होती है। जबकि दूसरा विभाजन कहलाता है अपनतिक विभाजन। अपनतिक विभाजन को एंटी क्लाइनल डिवीजन कहते हैं। इस प्रकार के विभाजन में क्या होगा, कोशिका में परिधि के समानांतर विभाजन ना होकर समकोण पर विभाजन होता है। परिधि के समानांतर नहीं होगा, समकोण पर विभाजन होगा, जिससे क्या होगा, कोशिकाएं, बनने वाली कोशिकाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ संख्या में वृद्धि करेगी। यहाँ लेयर में वृद्धि नहीं हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ? परिणत विभाजन, जिससे क्या होगा, दो कोशिकाएं बनी परिधि के समानांतर, बाहर वाली को कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल्स। इसको यदि यहाँ देखें कि ये आर्की स्पोरियल सेल है, इसमें क्या हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन। कितनी कोशिकाएं बनी? दो। बाहर वाली प्राइमरी पेराइटल सेल और भीतर वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब प्राइमरी पेराइटल सेल्स आगे जाकर लघु बीजाणु दानी की भित्ति का निर्माण करेगी और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो आगे जाकर सीधे ही किस में बदल जाती है? माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल में बदल जाती है। तो यहाँ हम देखें कि इसका परिवर्धन, परागकोश का परिवर्धन या लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन हम दो प्रकार से देखेंगे। एक तो भित्ति निर्माण, कौन करेगी? प्राइमरी पेराइटल सेल्स, और दूसरी बीजाणुजन कोशिकाएं। इन दोनों से आगे का डेवलपमेंट होगा। अब भित्ति कोशिकाएं, भित्ति कोशिकाओं में क्या होगा, यह आगे जाकर परागकोश की भित्ति का निर्माण करेगी। परागकोश की भित्ति में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उससे भीतर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर और सबसे अंदर की तरफ टेपेटम। एपिडर्मिस वन लेयर्ड, एंडोथीशियम वन लेयर्ड,
मिडिल लेयर 3 से 4 लेयर्ड और टेपिटम 1 लेयर्ड। एपिडर्मिस की कोशिकाएं पराग कोश की भित्ति का जो सबसे बाहर का आवरण बनाने में काम करती है, ये रेखीय रूप से दीर्घित होती है, रेखीय दीर्घित होगी और काम क्या है इनका? सुरक्षा प्रदान करना। एंडोथीसियम की कोशिकाएं ये कैसी दीर्घित होगी? त्रिज्यित, यानी त्रिज्या से इसका दीर्घीकरण होगा। और इनका काम क्या है? इनके अंदर एक अल्फा सेल्यूलोज नामक जैविक पदार्थ पाया जाता है जो नेचर में कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होने से फायदा क्या होगा कि पराग कोश का स्फुटन जल मिलते ही ये कर देगा। मिडिल लेयर में 3 से 4 लेयर होते हैं और पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती है जो अल्पकालिक होती है। कैसी होती है? कुछ ही समय के लिए जीवित रहती है। अब सबसे मुख्य परत जो अंदर की तरफ होती है, इनको पोषूतक भी कहा जाता है हिंदी में, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह लघु बीजाणुओं के पोषण का काम करेगी, यानी पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम करेगी। टेपिटम 2 प्रकार की होती है स्वभाव के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर। पहली है अमीबीय और दूसरी है स्रावी। अमीबीय को हम पेरीप्लाज्मोडियल भी कहते हैं, अमीबोइड भी कहते हैं। स्रावी को सीक्रेटरी भी कहते हैं और ग्लैंडुलर भी कहते हैं। तो ये पोषूतक पराग कणों को पोषण प्रदान करने वाला स्तर है। अब इस टेपिटम की कोशिकाओं में जो वशीय प्रकृति है, किसकी उपस्थिति के कारण होती है? स्पोरोपोलेनिन। वशीय प्रकृति स्पोरोपोलेनिन नामक कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण होती है। यह है कठोर पदार्थ है जिसकी वजह से पराग कणों का जीवाश्मीभवन संभव है। पराग कणों के जीवाश्म बन सकते हैं, क्यों? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो उसका कारण है स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन किस में पाया जाएगा? पोषूतक की वशीय कोशिकाएं जिनका नाम है प्रोयूबिस बॉडी, प्रोयूबिस काय। प्रोयूबिस काय इस स्पोरोपोलेनिन के जमाव के कारण ही किस में बदलती है? यूबिस बॉडी, यूबिस काय में बदलती है। अब ये स्पोरोपोलेनिन युक्त यूबिस बॉडी का काम क्या है? ये यूबिस बॉडी जो पराग कणों की एक्साइन है, यानी पराग कणों की सबसे बाह्य चोल का निर्माण करती है। इसलिए परागकण कठोर होते हैं। परागकण कणों के कठोर होने के कारण भी स्पोरोपोलेनिन है। किसके द्वारा? यूबिस बॉडी के द्वारा एक्साइन का निर्माण किया जाता है। अब पराग कणों के पोषण का काम किसका है? टेपिटम का। यदि पराग कणों के परिपक्वन से पहले ही टेपिटम नष्ट हो जाए तो परागकण कैसे बनेंगे? बंध्य हो जाएंगे, फर्टाइल नहीं होंगे, जननक्षम नहीं होंगे, बंध्य परागकण हो जाते हैं। टेपिटम यदि मैच्योरेशन से पहले ही डीजनरेट हो जाए। दूसरा है बीजाणुजन कोशिकाएं। वापस यहाँ आइए। यहाँ बताया मैंने कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट होगी। यहाँ क्या होगा? मान लीजिए ये
माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी है। यहाँ पर मियोसिस होगा, ध्यान रखना। ये एमएमसी द्विगुणित होती है। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्या होगा, कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4 कोशिकाएं। इसको अपन माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। हमने पढ़ा कि एमएमसी माइक्रोस्पोर टेट्राड में परिवर्तित होगी। ये सारे अगुणित लघु बीजाणु हैं, तो इसको हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु जनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोस्पोर्स में, और ये अगुणित होते हैं। द्विगुणित संरचना किस में बदल गई, अगुणित संरचना में। अब इन लघु बीजाणु चतुष्क का विन्यास कैसा होता है, यानी लघु बीजाणु इस चतुष्क में किस प्रकार विन्यासित रहते हैं। तो सबसे पहले हम विन्यास देखते हैं टेट्राहेड्रल। इसको हिंदी में कहेंगे चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल में लघु बीजाणु किस प्रकार दिखेंगे, ऐसे। हमें 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ दिखेगी और चौथी कोशिकाएं इनके पीछे की तरफ है। अब एक एक उदाहरण अपन को यहाँ साथ में लेके चलना है। तो ये सामान्यतया द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाने वाला विन्यास है। तो द्विबीजपत्री पादपों में कौन सा लघु बीजाणु चतुष्क विन्यास पाया जाएगा, तो आपको कहना है टेट्राहेड्रल। दूसरा आता है आइसोबाइलेटरल, समद्विपार्श्विक, आइसोबाइलेटरल। इसमें क्या होगा कि चारों के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में हमें दिखेंगे इस प्रकार से, और ये किस में पाए जाएंगे, सामान्यतया एक बीजपत्री पादपों में इस प्रकार का विन्यास पाया जाता है। तीसरा प्रकार आता है क्रॉसित, जिसको डेक्यूसेट कहा जाता है। इस प्रकार के विन्यास में क्या होगा, 2 कोशिकाएं एक तल में हमें दिखेगी, इस प्रकार से 2 कोशिकाएं हमें एक तल में दिखेगी और दूसरी दोनों कोशिकाएं इसके समकोण पर यानी 90 डिग्री एंगल पर ऐसे दिखेगी, जिसमें एक ऊपर दिखेगी जबकि 2 एक इसके पीछे होगी। तो इस प्रकार का किस में पाया जाएगा, यहाँ एग्जाम्पल देखना है और वो याद रखना है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया में ये प्रकार पाया जाता है। चौथा प्रकार आता है टी सेट, टी आकार का। इसमें टी आकार के रूप में विन्यासित रहते हैं। जैसे ये 2 हमें ऊपर से दिखेंगे जबकि 2 नीचे वाले हैं वो हमें इस प्रकार से दिखेंगे, 1 और 2। इस प्रकार का किस में पाया जाता है, तो उदाहरण याद रखना है एरिस्ट्रोलोकिया। एग्जाम्पल क्या है, एरिस्ट्रोलोकिया। और 5वां प्रकार है वो है रेखिक, सबसे सामान्य प्रकार रेखिक प्रकार, लाइनियर। इसमें चारों के चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा के अंदर हमें दिखेंगे इस प्रकार से। और ये एग्जाम्पल लें तो ये किस में पाया जाएगा, हेलोफिला, जो बंदर बूटी है हेलोफिला, इसमें ये पाया जाता है। तो ये है लघु बीजाणु चतुष्क का विन्यास है कि किस प्रकार से लघु बीजाणु व्यवस्थित रहते हैं, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, क्रोशित, टी सेप्ड और रेखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।